आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के 2023 से 2016 तक के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न यानी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं 2-2 नंबर के, उन सबको एक ही क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लासों में हम लोगों ने 2023 से 2016 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक वीडियो में और सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को एक अलग वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश के अलावा यानी सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक का जो प्रीवियस ईयर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सेकेंड सेमेस्टर के राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट का जो बहुविकल्पी एक वीडियो में और सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को एक वीडियो में मैंने करा रखा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2023 का जो पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें कुछ मिस्टेक्स है, उसको दूर करके ठीक करके और करेक्ट सेंटेंस लिखना है। तो पहला सेंटेंस है, हैव यू एवर बीइंग टू केरला। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे आंसर देखिए, करेक्टेड सेंटेंस ऐसे लिख के आप लिख सकते हैं एक, हैव यू एवर बीन टू केरला। जो बीइंग है ना, यहाँ पे बीइंग या आईएनजी वाला फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे बीन थर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे हैव आया है, हैज या हैव आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा हमेशा। प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ हैव आया है तो यहाँ पे बीन होगा, बीइंग के जगह पे। तो ये करेक्टेड सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस दिया है बी, दे हैज ए पार्टी प्लान फॉर आर्मी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, दे हैव ए पार्टी प्लान फॉर द आर्मी। यहाँ पे आर्मी के पहले द का प्रयोग होगा, बस इतना ही इसमें करना है। यहाँ पे जो आर्मी है ना, इसके पहले द का प्रयोग है। यहाँ पे फॉर के बाद देखिए द नहीं है, यहाँ पे द का यूज होगा, बस यही इसमें करेक्ट करना है। तो बस इतना आप करते हैं तो देखिए, और जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें 75 वर्ड में लिखना रहता है, इसमें केवल 2 लाइन लिखेंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या दूसरा, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी जो भी ये स्पेलिंग दिया हुआ है इसमें जो भी जगह छोड़ा है, यहाँ पे जो ये किस स्पेलिंग का, ये कौन सा स्पेलिंग दिया हुआ है इसमें जो बीच में फिल करना है। तो पहला दिया है देखिए, HADDER-H-EF, ये हैंडकरचीफ का स्पेलिंग है। यहाँ पे हैंडकरचीफ का ये वर्ड है। हैंडकरचीफ में HA के बाद N रहेगा, यहाँ पे DKERCHIEF, तो इसको फिल कर लेंगे। नीचे दिया हुआ है इसका हैंडकरचीफ है ये, तो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है जो भी फिल होगा NKCI। और बी दिया है, पी के बाद डैश है, ये न्यूमोनिया का है। देखिए न्यूमोनिया जो होता है पी से शुरू होता है, जहाँ पी साइलेंट होता है। पी के बाद एन रहेगा, फिर ई के बाद फिल होगा यू यम, फिर ओ फिल होगा NIA। तो यहाँ पे सही स्पेलिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या तीसरा, डिफाइन एंड एडजेक्टिव विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स, यानी एडजेक्टिव का डिफिनीशन लिखना है और एग्जाम्पल लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एडजेक्टिव का डिफिनीशन, एन एडजेक्टिव इज वर्ड दैट क्वालिफाइज आर डिस्क्राइब ए नाउन और प्रनाउन। जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रनाउन को बताता है, यानी उसको क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है नाउन और प्रनाउन को। यानी नाउन और प्रनाउन के स्थान पे जो भी कोई जो विशेषता बताने वाले जो वर्ड होते हैं उन्हीं को एडजेक्टिव कहते हैं, यानी विशेषण हिंदी में कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल से ये स्पष्ट हो जाएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे है पहला एग्जाम्पल, सी हैज़ ए रेड बैग। बैग एक नाउन है और वो ये बैग कैसा है, रेड है। तो यही जो रेड है ना, यही एडजेक्टिव है। इसकी विशेषता बैग की बता रहा है कि ये जो बैग है रेड है, लाल है, तो इसकी विशेषता बता रहा है रेड वर्ड, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। वैसे है दूसरा एग्जांपल में, ही इज ए स्मार्ट बॉय। बॉय एक नाउन है, ये बॉय क्या है, स्मार्ट है, तो स्मार्ट जो वर्ड है एडजेक्टिव है। तीसरा एग्जांपल है, दिस इज ए बिग हाउस। जो हाउस है वो बिग है, बड़ा है, तो ये हाउस की विशेषता बता रहा है बिग वर्ड, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। चौथा है, आई सी ए ब्यूटीफुल बर्ड। तो मैंने एक सुंदर चिड़िया, बहुत खूबसूरत चिड़िया देखा। तो ये ब्यूटीफुल जो वर्ड है ये चिड़िया की विशेषता बता रहा है, खूबसूरत, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। पांचवें एग्जाम्पल में है, दे हैव 4 कैट्स, मतलब उनके पास 4 बिल्लियाँ हैं। तो जो बिल्लियाँ हैं कितनी है, तो 4 है ना, तो ये जो 4 वर्ड है कैट्स की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स
इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यानी अंग्रेजी भाषा शिक्षण में जो लैंग्वेज गेम है, भाषा खेल है, इनका इम्पोर्टेंस यानी महत्व बताना है। इन जो भी इंग्लिश लैंग्वेज जो बच्चों को सिखाया जाता है उनमें जो भाषा खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है उसका महत्व क्या है, तो इसका आंसर देखेंगे। पहला ऑप्शन ये हेडिंग है मेक्स लर्निंग फन, यानी सीखने को मज़ेदार बनाना, ये सीखने को मज़ेदार बना देता है गेम उसमें मिलके। तो इसमें चूंकि ये लघुत्तरी का प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो देखिए गेम्स मेक इंग्लिश लर्निंग इंजॉयबल, यानी खेल जो होता है अंग्रेजी सीखने को मज़ेदार बना देता है। विच कीप्स स्टूडेंट इंटरेस्टेड एंड मोटिवेटेड, यानी जो छात्रों को रुचिकर और मोटिवेटेड यानी उत्तेजित रखता है ये लैंग्वेज गेम। और दूसरा हेडिंग है इसमें बिल्ड कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। इसमें दिया हुआ है प्लेइंग गेम्स रिड्यूस एंग्जाइटी, जो यानी गेम खेलना यानी खेल खेलना जो चिंता को कम करता है। एंड हेल्प्स स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल यूजिंग इंग्लिश, यानी और बच्चों को अंग्रेजी भाषा प्रयोग करने में उनको सहज महसूस कराता है ये खेल। और उसके बाद है इनकरेजिंग देम टू स्पीक मोर, यानी उनको और ज़्यादा बोलने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए उत्साहित करता है। इसके बाद है तीसरा आप लिखेंगे इसमें इनकरेज कम्युनिकेशन, यानी जो संप्रेषण को उत्साहित करता है, यानी इनकरेज करता है, उनको बढ़ावा देता है। गेम्स क्रिएट सिचुएशंस फॉर स्टूडेंट टू इंटरेक्ट एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग, जो गेम्स होता है, खेल होता है, वो ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि बच्चे उसमें ज़्यादा इंटरेक्ट करें, प्रैक्टिस करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग बोलने के लिए, वो ऐसा सिचुएशन यानी माहौल क्रिएट करता है। और इसके बाद है इम्प्रूविंग देयर कन्वर्सेशनल स्किल, यानी जो उनको संप्रेषण कौशल को बढ़ावा मिलता है, उससे वो और सुधरता है, यानी जो इम्प्रूविंग देयर कन्वर्सेशन, जो उनको बात करने की जो क्षमता होती है, इस कौशल होता है, वो बढ़ता है। उसके बाद से चौथा है रीइंफोर्सेस वोकैबुलरी एंड ग्रामर, यानी जो उनको शब्दावली और जो व्याकरण होता है उसको बढ़ावा मिलता है, यानी वो सीखते हैं। इसमें लिखेंगे लैंग्वेज गेम्स हेल्प स्टूडेंट प्रैक्टिस एंड रिमेंबर वोकैबुलरी एंड ग्रामर इन एन इंगेजिंग वे। इसका अर्थ है जो भाषा गेम होता है वो स्टूडेंट यानी छात्रों को अभ्यास करने में और वोकैबुलरी याद करने में उनकी मदद करता है। ग्रामर इन इंगेजिंग वे, यानी वो रोचक तरीके से उनको पढ़ने में, ये शब्दावली याद करने और व्याकरण को समझने में उनको रोचक तरीके से अभ्यास करने में मदद करता है। और पांचवा है बूस्ट क्रिटिकल थिंकिंग, यानी जो त्वरित सोच होता है उसको बढ़ावा मिलता है, यानी वो बढ़ता है। मेनी गेम्स रिक्वायर क्विक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी जो बहुत सारे जो भाषा जो खेल होता है उसमें बहुत जल्दी सोच के और उसका आंसर देना रहता है, उसको सॉल्व करना रहता है। तो वो उसी को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग यानी त्वरित सोच, जो कि हेल्पिंग स्टूडेंट्स डेवलप दीज स्किल्स इन इंग्लिश, जो कि इन बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग में जो स्किल सीखने के लिए, जो इंग्लिश में स्किल सीखने में मदद करता है। दीज स्किल्स का मतलब यही है कि जो तुरंत सोच के सॉल्व करने वाली जो क्षमता है ये इंग्लिश में बढ़ती है। इसके बाद है छठवां पॉइंट क्रिएट ए पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी जो सीखने में सकारात्मक वातावरण यानी माहौल क्रिएट करता है, बनाता है। गेम्स इसमें दिया है गेम्स ब्रिंग्स एनर्जी टू द क्लासरूम, जो खेल होता है वो कक्षा में ऊर्जा और उत्साह लाते हैं। मेकिंग इट्स फ्रेंडली दोस्ताना एंड ओपन स्पेस फॉर लैंग्वेज प्रैक्टिस, यानी जो कि दोस्ताना और खुला माहौल बनाता है इंग्लिश सीखने के लिए, लैंग्वेज प्रैक्टिस अभ्यास करने के लिए। तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट इसमें पूछा हुआ था इस प्रश्न में। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यानी अंग्रेजी भाषा शिक्षण में जो लैंग्वेज गेम मतलब भाषा शिक्षा जो खेल होता है वो क्या, उसका क्या महत्व है। तो ये 6 पॉइंट हो जाएगा, इसमें से आप कम से कम 4 पेज लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, राइट एनी 2 एम्स ऑफ टीचिंग प्रोज, यानी गद्य शिक्षण का 2 उद्देश्य, यानी टीचिंग प्रोज है ना, प्रोज का अर्थ होता है गद्य, टीचिंग मतलब शिक्षण, यानी गद्य शिक्षण का 2 एम यानी उद्देश्य, 2 उद्देश्य बताना है। तो इसमें हेडिंग लिखेंगे एम्स ऑफ टीचिंग प्रोज, यानी गद्य शिक्षण के उद्देश्य। इसमें पहला हो जाएगा टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड विद कम्प्रीहेंशन, यानी छात्रों को समझ के साथ पढ़ने में सक्षम बनाना। और दूसरा उद्देश्य है इसमें टू डेवलप देयर इंटरेस्ट इन रीडिंग, यानी उनका जो इंटरेस्ट यानी उनका जो पढ़ने में रुचि बढ़ाना। एंड इनरिच देयर एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी, और उनकी सक्रिय शब्दावली को समृद्ध करना यानी बढ़ाना।
और तीसरा है टू इनेबल द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस द आइडियाज कंटेंट इन द पैसेजेस ओरली एंड राइटिंग। यानी इसका अर्थ है कि छात्रों को गद्यांश में निहित विचारों को मौखिक एवं लिखित रूप में व्यक्त करने में सक्षम बनाना तीसरा उद्देश्य हो जाएगा। यहाँ पे 2 उद्देश्य पूछा था, 3 उद्देश्य हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी। यहाँ फ्री नहीं है, फुल फी है, होगा FEE, फुल फी कंसेशन। यानी अपने प्रिंसिपल, अपने स्कूल में प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है जिसमें आप उसमें उनमें से अनुरोध करेंगे फुल फी कंसेशन के लिए, यानी जो पूरा शुल्क माफ़ी के लिए, यानी अपनी पूरा फीस माफ़ कराने के लिए उनको लेटर लिखना है। डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस, अपना नाम और पता नहीं लिखना है इसमें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका, सबसे पहले आप 2 लिखेंगे, उसके ठीक नीचे से द प्रिंसिपल के बाद उसके बाद अपना स्कूल का नाम लिखेंगे, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रयागराज। इसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर डेट लिखना रहता है। ये फॉर्मेट आप बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा, ये लेटर का है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, या फिर EE होगा यहाँ पे, फुल फी कंसेशन। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर। इसके बाद मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई कम फ्रॉम ए वेरी पुअर फैमिली। मतलब सविनय निवेदन है कि मैं एक बहुत ही अत्यंत ही गरीब, वेरी पुअर फैमिली, मैं अत्यंत ही गरीब परिवार से आता हूँ। माय फादर इज ए पियोन इन ए प्राइवेट फॉर्म, मतलब मेरे पिता एक निजी फॉर्म में पियोन है, यानी चपरासी है। एंड ही अर्न ओनली 6000 पर मंथ, और वो केवल 6000 प्रति महीना कमाते हैं। ही हैज़ ए लार्ज फैमिली टू सपोर्ट, और उनको एक बड़ा परिवार चलाना रहता है। एंड कैन नॉट अफोर्ड टू पे माई फीस, यहाँ पे तो ये हो जाएगा। और मेरा जो फी देने में वो असमर्थ है। इसके बाद फिर से एक लाइन आप छोड़ के फिर लिखेंगे आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी ए फुल फी कंसेशन। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि मेरा पूरा शुल्क माफ़ कर दें, सो दैट आई मे कंटिन्यू माई स्टडीज़ विदाउट एनी फाइनेंशियल बर्डन, जिससे कि मैं अपनी पढ़ाई बिना किसी बाधा से कंटिन्यू कर सकूँ, यानी जारी रख सकूँ, पढ़ सकूँ। और उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, यानी आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। उसके बाद लिखेंगे योर ओबीडियंटली, मतलब आपका आज्ञाकारी, योर्स ओबीडियंटली, और यहाँ पे नेम और क्लास लिख देंगे, जिसमें नाम और एड्रेस अपना नहीं लिखना है, और क्लास ये ठीक है, आप यहाँ पे XYZ लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी, केवल नेम क्लास ऐसा लिख देंगे आप। तो ये हो जाएगा फुल फी कंसेशन के लिए लेटर। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो भी ये एक लाइन में लिखा हुआ है, इसको एक शब्द में क्या कहते हैं लिखना है। तो दिया हुआ है द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, यानी जो चट्टानों और मृदा का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, उसको जियोलॉजिस्ट कहते हैं इसको एक वर्ड में। तो ये इतना आप लिखते हैं, केवल एक वर्ड, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद दूसरा है ए पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग। ए पर्सन वह आदमी या वह व्यक्ति जो बहुत सुंदर लिखता है, उसको क्या कहते हैं, कैलीग्राफर। उसको बस आप कैलीग्राफर लिखेंगे तो 1 नंबर और मिल जाएगा। 2 नंबर का केवल 2 शब्द लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा इसमें। इसके बाद है अगला प्रश्न 2022 का क्वेश्चन पेपर। 2022 का पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ऐसे ही उसमें भी 2023 में भी पहला करेक्ट करने के लिए बोला था। तो यहाँ पे है आई एम सीनियर देन यू, तो इसका करेक्टेड सेंटेंस हो जाएगा आई एम सीनियर टू यू। देन के जगह पे केवल टू का यूज हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और इसका दूसरा है यानी बी, दाउ ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी। तो यहाँ पे इसका जो करेक्टेड सेंटेंस दिया है बी का, नीचे दिया, देखिए अभी नोट को पढ़ते हैं हम लोग। बी दिया है ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी, बस इसमें ये दो को हटा देना है, इसका यूज नहीं होगा, बस ये करेक्ट हो जाएगा। और पहले का देखिए यहाँ पे आया था ना आई एम सीनियर देन यू, यहाँ पे टू का प्रयोग हुआ था, यहाँ पे सीनियर आया था। तो यही लिखा हुआ है नोट में, सीनियर जूनियर सुपीरियर इन्फीरियर प्रीफर पोस्टीरियर एंड लैटिन एडजेक्टिव एंड टेक टू आफ्टर देम। इसका अर्थ हुआ कि जो भी ये वर्ड है सीनियर जूनियर सुपीरियर इन्फीरियर जो भी दिया हुआ है, इन सब के बाद टू का प्रयोग होता है हमेशा, ना कि देन का। तो यहाँ पे सीनियर आया है ना, तो ये शब्द में देखिए पहला ही वर्ड सीनियर है, और जूनियर भी आता है उसके बाद भी टू का ही प्रयोग। तो हमेशा इतना वर्ड आप चाहें तो रट सकते हैं, इसके बाद टू का प्रयोग होगा। यहाँ पे इसको डिटेल में दे दिया है, बाकी आपको ये लिखना नहीं था, ये केवल समझने के लिए है, इसको आपको लिखना नहीं है, बस आपको करेक्ट करके लिख देना है, ये 2 लाइन जरूरी है। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 9, कंप्लीट द फॉलोइंग
कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे फिर से फिल इन द ब्लैंक करना है, वर्ड्स दिए हुए हैं, ये कौन सा वर्ड है, तो ये फिलोसफी है, एच के बाद आई रहेगा, LOSOPHY, फिलोसफी। केवल 2 वर्ड बना था, आई और वो नीचे दिया हुआ है। और ये है अल्फ़ाबेट का, ALPHAPET, यानी एल ए और टी फिल करना है, इसमें नीचे दिया हुआ है अल्फ़ाबेट का ये स्पेलिंग है। तो इतना करते हैं, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10, डिफाइन नाउन एंड इट्स टाइप्स विथ एग्जाम्पल। यानी नाउन का डिफिनीशन बताना है और उसका टाइप्स बताना है, काइंड्स ऑफ नाउन बताना है, उसके प्रकार बताने हैं और उसका एग्जाम्पल भी बताना है। तो लिखेंगे इसका आंसर, नाउन का डिफिनीशन, ए नाउन इज ए वर्ड दैट रिप्रेजेंट ए पर्सन, प्लेस, थिंग और कंसेप्ट। यानी नाउन उसे कहते हैं, या फिर इसमें आप लिख सकते हैं, और जो एक लाइन में, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी दुनिया में जो भी चीज़ है, कोई भी चीज़ जिसका नाम है तो वो नाउन होता है। तो वही तो चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करता है पर्सन को। नाउन जो वर्ड होता है वो एक किसी व्यक्ति को प्रदर्शित करता है, या प्लेस को, या थिंग को, या कंसेप्ट को। और एग्जाम्पल से ये समझ में आ जाएगा आपको, जिसको संज्ञा कहते हैं हिंदी में नाउन को ही। एग्जाम्पल है रीना, ये नाम है, दिल्ली प्लेस है, और पेन वस्तु है, और लव जो है कंसेप्ट है यानी भाव है। तो ETC ये इसके एग्जाम्पल हो जाएगा, और काइंड्स ऑफ नाउन हो जाएगा। द मेन टाइप्स ऑफ नाउन आर, यानी जो मुख्य प्रकार होते हैं संज्ञा के वो निम्नलिखित हैं नाउन के। वो पहला है प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन रेफर्स टू ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। जो प्रॉपर नाउन होता है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बताता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे अजय है, ये व्यक्ति है, ये दिल्ली है, ये दिल्ली कह रहा है तो ये केवल दिल्ली ही है, कि स्पेशल एक जगह है दिल्ली। उसके बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी है। तो ये प्रॉपर नाउन होता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है। और दूसरा है कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन रेफर्स टू ए जनरल नेम फॉर ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जो कॉमन नाउन होता है ये भी नाम ही होता है, लेकिन वो जनरल नेम होता है। जैसे कि एग्जांपल से समझ में आएगा आपको, जैसे बॉय, सिटी, स्कूल। जैसे बॉय कह रहे हैं तो दुनिया के जितने लड़के हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। और यहाँ पे अजय कहा जा रहा था प्रॉपर नाउन में, ये भी एक लड़का है लेकिन स्पेशल उसका नाम ले लिया गया, ये अजय। वैसे ही ये बॉय है तो ये कॉमन नाउन हो गया, दुनिया में जितने लड़के हैं वो सब लड़के हो जाएंगे। सिटी है, दुनिया में जितना शहर है वो सब सिटी में आ जाएगा। स्कूल में है, दुनिया में जितने स्कूल हैं सब। तो ये कॉमन नाम है ना, केवल स्कूल एक जाति का नाम है। तो देखिए ये स्कूल ये कॉमन नाउन के अंदर का इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग। जो भी एक ग्रुप को दिखाएगा, ये जो कलेक्टिव नाउन होगा इसमें कुछ व्यक्तियों का समूह, वस्तुओं का समूह, किसी चीज़ के समूह को दिखाएगा। जैसे एग्जांपल से देखिए इसको, टीम, जो टीम होता है वो कुछ व्यक्तियों का टीम होता है। क्लास होता है, कुछ छात्रों का क्लास होता है, इसमें कुछ छात्र रहते हैं 10, 20, 50। और आर्मी भी रहती है, कुछ सैनिकों का आर्मी होता है। तो ये झुंड को दिखा रहा है ना, तो ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक। और चौथा है abstract noun. Abstract noun and abstract noun represent an idea, क्वालिटी, स्टेट और कंसेप्ट दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। यानी जो abstract नाउन होता है वो उसको हम एक आइडिया होता है, क्वालिटी किसी का जो गुण होता है, या स्टेट होता है, कोई अवस्था होती है, या कंसेप्ट होता है जिसको हम छू और देख नहीं सकते हैं। यहाँ पे सीन एंड टच्ड है ना, उसको केवल इसको फील कर सकते हैं। तो यानी जो भी भाव होता है ना, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे एग्जांपल में दिया है ऑनेस्टी, ईमानदारी एक भाव है, इसको देख और छू नहीं सकते हैं तो ये ऑब्स्ट्रक्ट नाउन होगा। लव भी है, वैसे ही हैप्पीनेस है। पांचवा है मटेरियल नाउन। ए मटेरियल नाउन रेफर्स टू ए सबस्टांस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। यानी मटेरियल नाउन से तात्पर्य किसी ऐसे पदार्थ या भौतिक सामग्री से है जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं। और इसका एग्जांपल से समझ में आएगा, जहाँ भी पदार्थ दिखेगा ना आपको तो वो मटेरियल नाउन होगा। जैसे कि वाटर है, गोल्ड है, वुड है, तो ये सब मटेरियल नाउन के एग्जांपल हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 11, राइट एनी 2 एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री। यानी कविता शिक्षण के 2 उद्देश्य बताने हैं इसमें। तो 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं, यहाँ पे लिख के आप नीचे से लिखेंगे, आंसर लिखेंगे यहाँ पे। 2 एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री आर एज फॉलोइंग। यानी जो कविता शिक्षण के 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है द रिदम ऑफ पोएट्री हेल्प द स्टूडेंट टू एक्वायर नेचुरल स्पीड रिदम। दूसरा उद्देश्य है टू डेवलप द स्टूडेंट्स पावर ऑफ इमेजिनेशन। यानी जो छात्रों के कल्पना शक्ति को विकसित करता है। और तीसरा यहाँ पे तीसरा हेडिंग यहाँ पे
तीसरा नंबर देके लिख सकते हैं टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द थॉट एंड इमेजिनेशन कंटेंट इन द पोएम, यानी छात्रों को कविता में निहित विचारों और कल्पना को समझने में सक्षम बनाना, यानी जो ये कविता शिक्षण उनको जो कविता में निहित भाव होता है उसको समझने में सक्षम बनाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 12, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बाइलिंगुअल मेथड, यानी जो बाइलिंगुअल मेथड होता है इंग्लिश सीखने का उस पर शॉर्ट नोट लिखना है, यानी थोड़ा सा उसके बारे में लिखना है। तो हेडिंग लिखेंगे बाइलिंगुअल मेथड, इसमें लिखेंगे बाइलिंगुअल मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डायरेक्ट मेथड एंड द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी जो बाइलिंगुअल मेथड होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, सम्मिलित रूप होता है किसका, डायरेक्ट मेथड का और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। दिस मेथड बाय डेवलप्ड बाय सीजे डॉटसन इन 1967, यानी यह जो विधि होता है पढ़ाने का वो सीजे डॉटसन के द्वारा 1967 में विकसित की गई। दिस मेथड मेक्स गुड यूज ऑफ स्टूडेंट्स प्री एक्वायर्ड नॉलेज इन द मदर टंग, यानी जो यह विधि होता है सिखाने का बच्चों को, यह बच्चों के पूर्व ज्ञान के को यूज करके सिखाने का, या फिर उनके जो मदर टंग होता है यानी मातृभाषा को यूज करके उनको सिखाने का ये बहुत अच्छी विधि होती है। टू कनेक्ट विथ ए वर्ड और ऑब्जेक्ट, यानी शब्द या वस्तु के साथ जुड़ाव स्थापित करने में सहायता करता है। इसके बाद है इसी में इट सूट्स बोथ रूरल एंड अर्बन स्कूल्स, यानी यह विधि ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के विद्यालयों के लिए उपयुक्त है। एंड मेक्स यूज ऑफ लिंग्विस्टिक हैबिट्स फॉर्म ड्यूरिंग लर्निंग मदर टंग, यानी और मातृभाषा सीखने के दौरान बने भाषाई अभ्यासों का अच्छा उपयोग करती है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 13, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी जो भी यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है उसमें से जो भी सूटेबल वर्ड है उसमें फिल करना है, जो भी खाली स्थान दिया है। तो ए दिया है ही कैन नॉट डैश माई ऑफर, और इसमें से दिया हुआ है दो वर्ड एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दिया है। तो इस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना और इसका होता है के बजाय। तो यहाँ पे क्या होगा, ही कैन नॉट माई ऑफर, तो वो मेरा जो ऑफर था स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी ACC यहाँ पे फिल हो जाएगा ACCEPT। तो नीचे आंसर दिया हुआ है ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर, तो ACC ये यूज यहाँ पे फिल होगा। और बी है डू नॉट वॉक डैश फुटेड, तो बियर दिया है और बेयर दिया है। तो बियर मतलब भालू होता है, तो भालू का कोई अर्थ नहीं है, बेयर होगा। बेयर का मतलब होता है नंगा, नंगा पाँव, यानी डू नॉट वॉक यानी नंगे पाँव मत टहलो यानी मत चलो। तो यहाँ पे बेयर का BARE बेयर फिल करेंगे, ये हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 14, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यहाँ वन वर्ड लिखना है। पहला है ए गैदरिंग ऑफ स्पेक्टेटर्स और लिसनर्स एट परफॉर्मेंस, यानी ए गैदरिंग यानी एक भीड़ दर्शकों और सुनने वालों का, उनको और एट परफॉर्मेंस कोई भी जो अगर जो कोई परफॉर्मेंस हो रहा है तो वहाँ पे जो एक भीड़ इकट्ठा हो जाता है देखने वाले और सुनने वाले, उसको क्या कहते हैं, तो उसको ऑडियंस कहते हैं इंग्लिश में। तो ये वन वर्ड में हो जाएगा ऑडियंस। और बी है द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, तो जो भी जो द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ को क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। ये जो वेजिटेबल होंगे पेड़ पौधे में आ जाएंगे ही, तो पेड़ पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। तो ये इसको भी बॉटनी ही कहेंगे, वेजिटेबल को भी के वर्डन को ही बॉटनी कहेंगे, तो बॉटनी लिख देंगे यहाँ पे। इसका वन वर्ड में बॉटनी हो जाएगा। इसके बाद है 2020 का क्वेश्चन पेपर, चूँकि 2021 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था सेकेंड सेमेस्टर का, कोरोना चल रहा था, इसलिए 2022 के बाद 2020 का हम लोग पढ़ रहे हैं। 2020 का पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन अब्स्ट्रैक्ट नाउन विथ एग्जाम्पल। तो ऊपर हम लोगों ने नाउन का पूरा जो जितने भी काइंड्स ऑफ होते हैं 5 होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का केवल यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन का बताना है और एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए वर्ड विच नेम्स समथिंग दैट वी कैन नॉट सी, हियर, टच, स्मेल और टेस्ट, यानी जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम सी देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते और उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं। यानी जो भी एक भाव के नाम को ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में देखिए, इसको काइंडनेस जो है दयालुता, इसको हम लोग ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं। तो ये काइंडनेस हो जाएगा। विजडम बुद्धिमत्ता, फ्यूचर, ब्यूटी,
यानी भविष्य, सुंदरता, स्लीप मतलब सोना, फ्रीडम मतलब आज़ादी, जॉय, सक्सेस, प्लीजर, इटीसी, इन सब ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 16, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। जो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या बताना है, विशेषता बताना है। तो इसका लिखेंगे आंसर, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। इसमें पहला जो विशेषता हो जाएगा, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज ए मेथड दैट वाज बेस्ड ऑन 3 एलिमेंट्स। यानी जो डॉक्टर वेस्ट मेथड होता है वो इंग्लिश टीचिंग का, इंग्लिश शिक्षण का वह मेथड होता है जो कि 3 तत्वों पर आधारित होता है, जिसका नाम नेमली यानी जिसका नाम दिया हुआ है रीडिंग यानी पढ़ना, दूसरा है रीडर्स विथ वोकेबुलरी। रीडर्स का होता है रीड करने वाला, पढ़ने वाला, पाठक जिसे कहते हैं, पाठक विथ वोकेबुलरी यानी जो पाठक होता है वो शब्दावली के साथ, अच्छे शब्दावली के साथ, एंड द यूज ऑफ द नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज जुडिशियसली। नेटिव लैंग्वेज का होता है स्थानीय भाषा, जुडिशियसली का अर्थ होता है विवेकपूर्ण यानी बुद्धिमत्ता से, यानी और ये 3 चीज़ों पे आधारित होता है ये डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। किस पे? पहला है रीडर्स पढ़ने पे, दूसरा है पाठक का शब्दावली के साथ, और तीसरा होता है जो स्थानीय भाषा के विवेकपूर्ण प्रयोग पर। और इसके बाद है दूसरा इसमें विशेषता, डॉक्टर वेस्ट हैड डन हिज रिसर्च ऑन द इंग्लिश। जो डॉक्टर वेस्ट थे अपना शोध जो है इंग्लिश लैंग्वेज पे किए एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, और दूसरी भाषा के रूप में जो पढ़ाई जाए इंडिया में, एंड डेवलप्ड इट एज ए रेस्पॉन्स अगेंस्ट टीचिंग फॉर्मल ग्रामर एंड द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। और इसे व्याकरण पढ़ाने की औपचारिक पद्धति एवं प्रत्यक्ष पद्धति के विरोध में विकसित किए। यानी जो टीचिंग फॉर्मल ग्रामर जो औपचारिक अर्थ होता है कि जो एक स्टैंडर्ड जो तरीका होता है पढ़ाने का, जिसमें बच्चे सीखें या ना सीखें उसमें एक स्टैंडर्ड तरीका उसको रूल को फॉलो किया जाता है, उसके विरुद्ध में। और डायरेक्ट मेथड वो होता है जिसको कोई दूसरे लैंग्वेज का बच्चे की मातृभाषा या उसके स्थानीय भाषा का प्रयोग न करके उनको डायरेक्ट इंग्लिश सिखाया जाता है। जैसे कि उनको इंग्लिश रिच इन्वायरमेंट में रखा जाता है, बच्चे सुन के इंग्लिश सीखते हैं, या फिर उनको डायरेक्ट इंग्लिश सिखाया जाता है, उसमें हिंदी या जो भी वो स्थानीय भाषा बच्चों की है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी के अगेंस्ट में उन्होंने ये डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड का उन्होंने विकसित किया। इसके बाद है तीसरा विशेषता, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी ऑफ रीडिंग एंड सेपरेट प्रोविजंस फॉर रीडर्स। इसका अर्थ है डॉक्टर वेस्ट की नई पद्धति इस सिद्धांत पर आधारित है कि पढ़ने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए, पाठकों के लिए अलग से यानी एंड सेपरेट प्रोविजंस फॉर रीडर, और पाठकों के लिए अलग इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके आगे दिया है एंड इट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ, यहाँ पे ऑफ अलग हुआ, ऑफ रीडिंग स्किल्स। इसका मतलब है यह पठन कौशल पर महत्व है, यानी यह पठन कौशल के महत्व पर केंद्रित है। इट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल्स। चौथी विशेषता है वेस्ट बिलीव दैट साइलेंट रीडिंग इज द की टू प्रोफिशिएंसी। यानी वेस्ट का मानना था कि मौन पठन जो होता है कुशलता की कुंजी है, एंड दैट एक्सरसाइजेज इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वुड इनेबल प्रोफिशिएंसी इन स्पीच एंड राइटिंग। इसका अर्थ है कि और जो पठन समझ होता है, पठन समझ के अभ्यास से बोलने और लिखने में कुशलता प्राप्त होगी। तो ये हो जाएगा डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड का जो विशेषता हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी जो दृश्य शब्द सामग्रियों का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या उपयोग है, उपयोग को बताना है। तो इसका आंसर लिखेंगे यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यानी दृश्य शब्द सामग्रियों का उपयोग। तो नीचे से दिया हुआ है इसमें ऑडियो विजुअल एड्स आर इम्पॉर्टेंट यूज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी जो दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ होती हैं तो उनका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रेजेंट द लेसन्स इफेक्टिवली फॉर टीचर्स। यह पाठों को प्रस्तुत करने में, प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करता है या मदद करता है। एंड स्टूडेंट्स लर्न एंड रिटेन द कंसेप्ट बेटर एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। और छात्रों को यह अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने और उनको लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है, या फिर इसे याद रखता है। इट हेल्प्स है ना, यहाँ से पूरा सेंटेंस एक ही में है। तो छात्रों को यह अवधारणाओं को समझने और लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18,
कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे स्पेलिंग दिया हुआ है, खाली स्थान है, उसमें फिल करना है। तो देखिए पहला है इंस्ट्रक्शन का स्पेलिंग है, आई के बाद एन रहेगा, INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शन है। तो ये दिया हुआ है ए यहाँ पे कंप्लीट, NUO फिल होगा। दूसरा है सेंटेंस का है, देखिए कितना इजी है, SENT के बाद ENCE, दोनों में ई फिल करना है, सेकेंड वाले में सेंटेंस। इसके बाद है प्रश्न संख्या 19, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फ्रॉम द ब्रैकेट। जो भी ब्रैकेट में आर्टिकल दिए हुए हैं AN, इनमें से फिल करना है जो भी अप्रोप्रिएट है, सही है। तो पहला है आई सा डैश कैट यस्टरडे, मैंने एक कल बिल्ली को देखा। तो ए के पहले देखिए यहाँ पे कैट के पहले ए का प्रयोग हुआ है, आंसर में दिया हुआ है एक कैट। एक कैट कैसे लिखा जाता है, कैट लिखा जाता है ऐसे हिंदी में, इसका उच्चारण कैट होगा। तो जो ये पहला वर्ड है ये व्यंजन है, जब क से लेकर ज्ञ तक होगा तो ए का प्रयोग होगा, और अ आ इ ई यानी स्वर होगा तो एन का प्रयोग होगा। तो इसको पहला जो है आई सा ए कैट यस्टरडे, तो कैट कैट लिखा जाता है क से, तो ए का प्रयोग होगा। दूसरा है आई हैव ऑरेंज, तो ऑरेंज ऐसे लिखते हैं, ऑरेंज अ से शुरू हो रहा है, स्वर से शुरू हो रहा है ना, तो एन का प्रयोग हुआ यहाँ पे, आई हैव एन ऑरेंज। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, राइट द एम्स ऑफ पोएट्री राइटिंग, यानी जो कविता लेखन का उद्देश्य बताना है। तो नीचे से आप आंसर इसका लिखेंगे, एम्स ऑफ पोएट्री राइटिंग यानी कविता लेखन का उद्देश्य। हेडिंग लिख के इसमें से नीचे लिखेंगे, पोएट्री इज ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर इन विच थॉट्स एंड फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड, यानी कविता साहित्य का एक रूप है जिसमें विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। नीचे दिया है, फिर से हेडिंग लिखेंगे इसमें, मेन एम्स ऑफ पोएट्री राइटिंग आर। पहला है इसमें, इट प्रमोट इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव एबिलिटी इन द लर्नर्स, यह छात्रों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक क्षमता को बढ़ावा देता है। दूसरा है, इट हेल्प्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स मोर इफेक्टिवली, यानी यह उन्हें अपने विचारों को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में उनकी मदद करता है। तीसरा है, टू इनेबल द स्टूडेंट टू डिराइव एस्थेटिक प्लीजर फ्रॉम पोएट्री, यानी छात्रों को कविता में सौंदर्यात्मक आनंद प्राप्त करने में सक्षम बनाना। और चौथा है इसमें, इट हेल्प्स टू अफेक्ट ए रीडर टू क्रिएट ए लिटरेरी वर्क, यानी यह पाठक को प्रभावित करने या साहित्यिक कृति करने में, लिटरेरी वर्क यानी जो साहित्यिक कृति होता है, यानी उनको लिखने की क्षमता उनमें डेवलप होता है कविता लिखने का, उसी को लिटरेरी वर्क कहते हैं। साहित्यिक कृति करने में भी उसकी सहायता करता है, हेल्प अफेक्ट रीडर्स टू क्रिएट, यानी उनकी जो साहित्यिक कृति करने में भी यह सहायता करता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, यानी अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए अपने भाई के मैरिज में उसको बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। तो इसका आंसर होगा, इसका भी फॉर्मेट देखिएगा, ये अनौपचारिक पत्र है। फॉर्मल, दो तरह के लेटर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल वो होता है जो किसी ऑफिस में लिखा जाता है, जैसे नौकरी के लिए पत्र हो गया, तो वो सब फॉर्मल के अंतर्गत आएगा। इनफॉर्मल होता है जो अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्त मित्र को लिखा जाता है, उसको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। ये इनफॉर्मल लेटर है। इसका जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, पैडलेगंज, जैसे यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे ऐड किया, देखिए पैडलेगंज गोरखपुर 2730001, यहाँ पे पिन कोड है। उसके बाद यहाँ सिटी का नाम लिखेंगे गोरखपुर। मैक्सिमम आप 2 या 3 लाइन में एड्रेस लिखेंगे, इस 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक लाइन गैप रहेगा, फिर डेट लिखेंगे, जैसे जनवरी 5, 2025। उसके बाद फिर एक लाइन गैप रहेगा, उसके बाद लिखेंगे माय डियर अजय, जिसको आप लिख रहे हैं उसको लिखेंगे, जैसे मैंने अजय को लिख रहा हूँ मैं, तो माय डियर अजय, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप दैट यू विल आल्सो बी क्वाइट वेल देयर, मतलब मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे आशा है कि तुम भी ठीक होगे वहाँ पे। आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज हैज़ हेल्ड ऑन 15 फरवरी 2025 एट गोरखपुर। मुझे बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बड़े भाई की शादी जो कि 15 फरवरी को गोरखपुर में होने वाली है। द मैरिज पार्टी विल डिपार्ट फ्रॉम लखनऊ ऑन 15 Feb एट 12 noon। यहाँ पे लखनऊ ना होके यहाँ पे गोरखपुर होगा, क्योंकि गोरखपुर में शादी हो रही है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि
द मैरिज पार्टी विल, जो मैरिज पार्टी होगा वो गोरखपुर के लिए रवाना होगा 15 फरवरी को 12 बजे। 12 बजे मतलब घर से। उसके नीचे है आई देयर फॉर रिक्वेस्ट गो टू कम हियर पॉजिटिवली ऑन आर बिफोर 14 फेब टू ग्रांट द फंक्शन। यानी तुमसे विनम्र मैं निवेदन करता हूँ कि तुम 14 फरवरी को या उससे पहले आके उस जो फंक्शन का शोभा बढ़ाओ। आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंटेड मी। मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। एनेक्सली वेटिंग फॉर यू, यानी आपके आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है, योर लविंगली यहाँ पे नेम लिख लेंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न जो कि 2019 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है। चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में चेंज करना है जो सेंटेंस दिया हुआ है। सेंटेंस दिया है ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है वो एक बार और यहाँ लिख लेंगे, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है तो बस इसके जो हेल्पिंग वर्ब है इसको शुरू में लिख देंगे यहाँ पे विल, और ही को उसके बाद लिख देंगे तो हो जाएगा ये विल ही नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी रहेगा क्योंकि इंटरोगेटिव में जब चेंज करेंगे तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। तो बस इसमें यही करना था कि जो विल को पहले लिख देना है और ही को उसके बाद। तो ये हो जाएगा विल ही नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको करेक्ट करना है। पहला सेंटेंस है वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर यस्टरडे। मतलब हम जो इस कोई मैटर है उसके बारे में कल चर्चा किए। तो यहाँ पे जो अबाउट यहाँ पे इसको हटा देंगे केवल ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्टेड सेंटेंस नीचे दिया हुआ है डिस्कस द मैटर यस्टरडे, अबाउट नहीं रहेगा। दूसरा है जॉन इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क। तो इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा बाय डूइंग दिस वर्क जॉन बिकम टायर्ड। तो ये हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 24। डिफाइन द एडजेक्टिव विथ एग्जाम्पल। ऊपर आया हुआ था, ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है तो इसका आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव का परिभाषा हो जाएगा डिफिनीशन। एन एडजेक्टिव इज वर्ड दैट मॉडिफाइज आर डिस्क्राइब ए नाउन आर प्रोनाउन। तो इसका एग्जाम्पल है होली, ऑनेस्ट, टेस्टी, ह्यूज, हाई, लकी, किंग, जेंटिल, हेल्दी, ईटीसी। ऊपर हम लोगों ने पूरा डिटेल में एक सेंटेंस में उसका यूज़ करके ऊपर हमने बताया था आपको एडजेक्टिव जब भी आया था। तो होली मतलब होता है पवित्र, जैसे कि कोई प्रयागराज होली प्लेस है, प्रयागराज इज ए होली प्लेस। तो जो प्रयागराज की विशेषता होली बताएगा तो ये विशेषता वो ये एडजेक्टिव वर्ड हो जाएगा। वैसे ही ऑनेस्ट है और टेस्टी है, ये ऑनेस्ट नहीं होगा, ऑनेस्टी होगा, सॉरी यहाँ पे ये ऑनेस्टी होगा, ईमानदारी। ह्यूज, हाई, ये सब एडजेक्टिव हो जाएंगे। ऊपर हम लोग ने डिटेल में पढ़ा था। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 25। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी जो भी वर्ड दिए हैं इसमें स्पेलिंग को फिल करना है। तो पहला है बिलीव। देखिए BE हो जाएगा, LIEVE, बिलीव मतलब विश्वास। तो ये हो जाएगा बिलीव। नीचे दिया हुआ है स्ट्राइक है STRIKE, यानी TIE फिल करना है, नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 26। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड आवर सिस्टर मैरिज। तो वहाँ पे ऊपर भाई के शादी में लिखना था अपने दोस्त को पत्र, यहाँ पे सिस्टर की शादी में लिखना है अपने दोस्त को पत्र। केवल भाई सेम टू सेम वही रहेगा। बस अब ब्रदर्स मैरिज की जगह पे एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर्स लिख देंगे तो पूरा सब कुछ सेम सही हो जाएगा। लेकिन एक बार देख लेते हैं हम लोग, वही लेटर हो जाएगा। यहाँ पे पैडलेगंज गोरखपुर, यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे ऊपर। उसके बाद से एक लाइन छोड़ के डेट हो जाएगा, फिर एक लाइन छोड़ के माय डियर अजय, वही अजय को ही दोबारा लिख दीजिए। तो नीचे लिखेंगे आई एम फाइन एंड आई होप सेम फॉर यू। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट, मतलब मैं यहाँ ठीक हूँ, अब मैं ऐसा करता हूँ कि तुम भी ठीक हो गए। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई सिस्टर हैज़ बीन सेटल्ड। मेरी बहन की शादी तय हो गई है। द मैरिज विल टेक प्लेस ऑन 18 जून 2025। यानी जो शादी है मेरी बहन की वो 18 जून को होगी। इसमें आगे लिखेंगे आई इनवाइट यू टू ज्वाइन द सेरेमनी अलॉन्ग विथ योर पेरेंट्स। यानी मैं तुम्हें सपरिवार आने का आमंत्रण देता हूँ। ट्राई टू कम ए फ्यू डेज अर्लियर, मतलब कुछ दिन पहले आने की कोशिश करना। आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंटिंग मी, मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। एनेक्सली वेटिंग फॉर योर अराइवल, उत्सुकता के साथ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
फिर से वहाँ पे यहाँ पे लिख देंगे नीचे योर लविंगली फ्रेंड, यहाँ पे नीचे अपना नाम। तो ये फॉर्मेट हो जाएगा लेटर लिखने का। इसके बाद है प्रश्न संख्या 27, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी जो भी डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है नरेशन, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। पहला दिया है ही सेड आई एम हैंग्री, दूसरा है राजू सेड रमेश हैज़ बीन ईटिंग फूड। तो सबसे इसका आंसर लिखेंगे, सबसे पहले हम जो प्रश्न लिखा है डायरेक्ट स्पीच लिख के ऐसे लिख लेंगे ही सेड आई एम हैंग्री। तो यहाँ पे देखिए इसको चेंज करते हैं हम लोग, यहाँ पे सेड है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड सेड ही रहेगा, और कनेक्टिंग जो वर्ड है दैट आएगा, तो ही लिखेंगे ही सेड दैट। उसके बाद पहले आई आ गया, आई जो होता है, आई मतलब मैं होता है, सब फर्स्ट पर्सन का प्रनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ही हो जाएगा, आई की जगह पे ही। जैसे हम लोगों ने आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, यस ओ एन 1 2 3, यानी जो फर्स्ट पर्सन के प्रनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, सेकंड पर्सन के प्रनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, और थर्ड पर्सन के प्रनाउन में कोई चेंजिंग नो चेंजिंग होता है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रनाउन सब्जेक्ट के अनुसार तो सब्जेक्ट ही है, तो ही हो जाएगा। उसके बाद से एम आया है ना यहाँ पे एम, तो एम प्रेजेंट में है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा, एम का वाज हो जाएगा, ही वाज, हंगरी का हंगरी। तो यहाँ पे इसका परिवर्तन हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज हंगरी। और फिर दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है राजू सेड रमेश हैज़ बीन ईटिंग फूड, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है ना, तो ये भी सेड का सेड ही रहेगा। तो राजू सेड दैट रमेश, तो यहाँ पे जब नाम दिया है रमेश, तो नाम जब रहता है तो वही नाम रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सेड दैट रमेश हैज़ बीन, तो प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है, जब भी सेड रहेगा तो टेंस भी परिवर्तन होगा, अब उसी के पास्ट में हो जाता है टेंस। तो हैज़ बीन आया है ना, तो वो हैड बीन हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस आया तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो रमेश, तो पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट आया है तो हैड बीन ईटिंग फूड, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस जो हैज बीन है तो वो हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन ईटिंग फूड। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, राइट 4 सेंटेंसेस ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। जो भी यहाँ टॉपिक्स दिया हुआ है, जो पॉल्यूशन दिया है, द वैल्यू ऑफ हेल्थ, यानी जो स्वास्थ्य, पॉल्यूशन माने प्रदूषण, और द वैल्यू ऑफ हेल्थ यानी जो स्वास्थ्य का महत्व, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, या फिर यहाँ 4 सेंटेंस लिखा है ना, 4 सेंटेंस लिख दिए, तो शॉर्ट नोट लिखेंगे तो उसमें 4 सेंटेंस आ ही जाएंगे। तो इसमें लिखना है, तो पहले पे देखिए दोनों पे हम लोग यहाँ पे मैं ऐड कर दिया हूँ, और जब आपको किसी में पूछेगा तो आप उसमें लिख लीजिएगा। तो पहला है पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन हेडिंग लिख के इसमें आप पहला लिखेंगे, पॉल्यूशन इसेंशियली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी प्रदूषण मुख्य रूप से मानव जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, इट डैमेजेस द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड फॉर ए हेल्दी लाइफ, यह उन प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाता है जो एक स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। तीसरा है, इट इज़ वेरी मच प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, यानी यह बहुत अधिक मात्रा में हमारे जो पर्यावरण में या फिर वातावरण में, जो पर्यावरण है उसमें उपस्थित है, प्रेजेंट है। और इसके बाद है चौथा, इसमें चौथा सेंटेंस, पॉल्यूशन इज डैमेजिंग आवर अर्थ सेवरली एंड वी नीड टू रियलाइज इट इफेक्ट्स एंड प्रिवेंट दिस डैमेज, यानी प्रदूषण हमारी धरती को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, और हमें अपने प्रभाव को समझकर इस क्षति को रोकने की कोशिश करनी चाहिए या प्रयास करनी चाहिए, या करने की आवश्यकता है। नीड है ना, यहाँ पे नीड लिखा है, नीड टू रियलाइज दिस इफेक्ट, हमें इसके क्षति को इसके प्रभाव को समझना चाहिए, एंड प्रिवेंट ही डैमेज, और उसके क्षति को की रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद है पांचवा सेंटेंस, पॉल्यूशन इज मेनली 4 टाइप्स, जो प्रदूषण होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला है एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, दूसरा है नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण, तीसरा है वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण, और चौथा सॉइल प्रदूषण यानी मृदा प्रदूषण। तो 4 सेंटेंस पूछा था, तो लगभग इतना हमें हो जाएगा, 5 हम लोगों ने पढ़ लिया, इसमें भी ज़्यादा ही हो जाएंगे क्योंकि 2-2 लाइन के सेंटेंस है। दूसरा दिया था द वैल्यू ऑफ हेल्थ, तो हेडिंग लिखेंगे द वैल्यू ऑफ हेल्थ, यानी जो स्वास्थ्य का महत्व, इसमें लिखेंगे हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन ह्यूमन लाइफ, यानी जो स्वास्थ्य है मानव जीवन में सबसे मूल्यवान चीज़ है। लाइफ विदाउट गुड हेल्थ इज नो लाइफ, यानी अच्छे स्वास्थ्य के बिना जीवन नहीं कहलाता। एन अनहेल्दी मैन लीड्स ए मिजरेबल लाइफ, एक अस्वस्थ व्यक्ति का जीवन दुखमय हो जाता है। गुड हेल्थ इज द वे टू सक्सेस इन लाइफ, यानी जो एक अच्छा स्वास्थ्य होता है वो
सफलता प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका होता है। वी मस्ट कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। हमें अपने आप को यानी स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहिए, स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखना चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ इज द मोस्ट फेमस प्रोवर्ब। स्वास्थ्य ही धन है, सबसे प्रसिद्ध ये कहावत है। वी ऑल हियर दिस स्टेटमेंट सिंस आवर चाइल्डहुड। हम सभी यह अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं या सुन रहे हैं। दिस मीन्स दैट आवर गुड हेल्थ इज़ आवर वेल्थ। इसका मतलब है कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारा असली संपत्ति है। इसके आगे दिया है द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज मेड ऑफ सेवरल ऑर्गन्स एंड सिस्टम। द फिजिकल स्ट्रक्चर यानी जो मानव शरीर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो सेवरल वो कई अंगों और तंत्रों से मिलकर बना होता है। ए मैन इज सेड टू बी इन परफेक्ट हेल्दी एज लॉन्ग एज दीज ऑर्गन्स एंड सिस्टम फंक्शन स्मूथली। यानी जब तक ये अंग और तंत्र सही ढंग से काम कर रहे हैं तब तक व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ माना जाता है। तो ये हो जाएगा। 4 लाइन पूछा था ना, 4 सेंटेंसेस बहुत सारे हो गए, तो इतना आप लिख लेंगे। इतना जो पूछेगा तो इतना लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद है 2017 का क्वेश्चन पेपर। 2017 का पहला लघु 3 प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। डिफाइन नाउन विथ एग्जाम्पल। देखिए कितना आसान पूछा है, नाउन का डिफिनीशन और उसका एग्जाम्पल। तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ ही लिया था नाउन और उसके काइंड्स ऑफ नाउन। फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। नाउन इज द नेमिंग वर्ड दैट रेफर्स पर्सन प्लेस और थिंग। यानी जो भी नाम होते हैं वो उनको नाउन कहते हैं। और वो नाम किसके हो सकते हैं? पर्सन के, व्यक्ति के, थिंग के, जैसे कि डॉग, लव, श्याम, ताजमहल, रेड फोर्ट यानी लाल किला etc। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे फिर से देखिए अल्फ़ाबेट पूछा जा चुका था। ये रिसेशन है तो ये नहीं पूछा था, लेकिन ये ऊपर वाला जो है ना, इसको ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, रिपीटेड है, तो इसको फिल करेंगे तो ए के बाद यल आएगा, PHABET अल्फ़ाबेट। और दूसरा है रिसेशन का, RECITATION। तो यहाँ पे नीचे दोनों का दिया हुआ है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 31। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करके जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको फिर से लिखना है। तो ये सेंटेंस दिया है, एवरीवन विल टेक देयर ओन सीट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो सेंटेंस दिया है एवरीवन विल टेक देयर सीट्स, यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। जो पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करके जो सेंटेंस लिखना था ना, तो यही हो जाएगा, एवरीवन विल टेक देयर सीट्स। तो एवरीवन यहाँ पे ओन जो है ना, तो ओन का जो प्रयोग ना करें तो इसके जगह पे देयर के जगह पे देयर्स आ गया है, तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया है। यहाँ पे देयर था ना, तो इसके जगह पे लास्ट में यस जोड़ देंगे। तो देयर्स का मतलब होता है अपना, मतलब उनका, जो भी इसमें आया हुआ है एवरीवन का अपना खुद का सीट, उसके लिए देयर का प्रयोग किया गया है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। एवरीवन विल टेक देयर सीट्स, तो जो सभी व्यक्ति हैं अपना सीट ले लिए तो अपना खुद का ही तो लेंगे, तो ओन का प्रयोग ना करके यहाँ पे एस लगा लेंगे देयर में, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज भी हो जाएगा। इस सेंटेंस को सेम भाव में यहाँ लिखा भी जाएगा। इसके बाद है, तो नीचे दिया हुआ है पॉजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट यूज टू इंडिकेट दैट द ओनरशिप, यानी जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो खुद का बोध कराने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं नाउन या नाउन की जगह पे, उसको पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माइन होता है, आवर, योर्स, हीज, हर्स, देयर नहीं होगा, देयर्स होगा यहाँ पे, देयर्स etc। इसके बाद है प्रश्न संख्या 32। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो भी नीचे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सेंटेंस दिया है, इसको एक शब्द में क्या कहते हैं। पहला है समवन हु परस्यू ए स्टडी ऑफ स्पोर्ट एज ए पास टाइम। यानी कोई व्यक्ति जो खेलों का अध्ययन करता है, अपने शौक से करता है, खुद से करता है अपने शौक के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, एमच्योर कहते हैं उसको। एमच्योर यही है, ए मेच्योर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बहुत हल्का थोड़ा सा डिफरेंस है। AMATURE, ये ए मेच्योर का है। ए मेच्योर का मतलब होता है अपरिपक्व, तो ये वो नहीं है, अमच्योर है, ये इसको अमच्योर कहते हैं। दूसरा है ए गैदरिंग स्पेक्टेटर्स और लिसनर्स एट ए परफॉर्मेंस। ये रिपीटेड प्रश्न है, ऊपर आया हुआ था कि एक भीड़ जो देखने और दर्शक और सुनने वालों का कोई परफॉर्मेंस देखने के लिए, उसको क्या कहते हैं, ऑडियंस कहते हैं, उसी को तो ऑडियंस कहते हैं। तो ये ऑडियंस हो जाएगा, ऊपर आया हुआ था ये।
ये। इसके बाद है प्रश्न संख्या 33, पंक्चुएट द फॉलोइंग पुटिंग कैपिटल लेटर्स एंड अदर पंक्चुएशन मार्क्स वेयर एवर नेसेसरी, यानी इसको सही करना है कि कहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज होगा, कहाँ कॉमा का यूज होगा, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा का यूज होगा। जो भी ऐसे बिल्कुल एक सेंटेंस दे दिया है लाइन से, ये सही नहीं है। इसमें कौन सा जो मार्क होगा, जैसे फुल स्टॉप कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें इसमें यूज करके लिखना है। तो ये एक नरेशन दिया हुआ है, जैसे ओ सेड है, ओ यस है, ओ यस है, ये इन्वर्टेड कामा कोई कह रहा है तो इसको इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, तो ये इन्वर्टेड कामा में हो जाएगा। और सिंगल इन्वर्टेड में नहीं होगा, ये डबल इन्वर्टेड में होगा। ये मिस्टेक हो गया मुझसे, मैं इसका करेक्शन करके टेलीग्राम पे इसका PDF सेंड कर दूंगा। तो यह डबल इन्वर्टेड कामा में हो जाएगा। उसके बाद होगा सेड द फादर, उसके बाद कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में हो जाएगा। जब नरेशन में जो भी कुछ बोला जाता है ना, उसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, तो डबल इन्वर्टेड कामा में होगा आई कैन एट लीस्ट डू दैट मच। यहाँ पे दिया है ओ सेड दैट द फादर आई कैन एट लीस्ट डू दैट मच, एक ही में दे दिया है, तो उस एस के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होगा और डबल इन्वर्टेड कामा में ये बंद होगा। फिर सेड द फादर के बाद कॉमा होगा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में होगा आई कैन एट लीस्ट डू दैट मच, तो ये डबल इन्वर्टेड कामा होगा। उसके बाद फुल स्टॉप होगा। तो इतना अगर जो आप यूज़ करते हैं इन सब का, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो यही पूछा था, इसमें पंक्चुएट करना था इसको। इसके बाद है प्रश्न संख्या 34, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस है इनकरेक्ट दिया हुआ है, इसको करेक्ट करना है। योर्स ट्रूली है, तो यहाँ पे योर्स में जो एपस्ट्रॉफी जो एस लगा हुआ है ऊपर, कॉमा लगा है, ये नहीं लगेगा, डायरेक्ट इसमें एस लगेगा, योर्स ट्रूली, और फुल स्टॉप लगेगा, तो ये हो जाएगा पहला। दूसरा है टॉम इज ओल्डर दैन मी, तो टॉम इज ओल्डर टू मी, यहाँ पे दैन का प्रयोग ना होके टू का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे टू का यूज हुआ है, टू मी। तो बस इतना से ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 35, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशन, यानी अपने फ्रेंड को एक लेटर लिख के बताना है कि तुमने अपना जो समर वेकेशन है, गर्मी की छुट्टी कैसे बिताई। तो फ्रेंड का देखिए, फ्रेंड वाला ही ज़्यादा पूछ रहा है। ऊपर एप्लीकेशन पूछा था शायद 2022 या 23 में, बाकी उसके बाद से ये लेटर पूछ रहा है फ्रेंड को, तो फिर से लिखेंगे। फॉर्मेट तो वही रहेगा जो ऊपर हम लोगों ने 2 लिखा है, एक अपने मैरिज, अपने भाई के शादी के लिए लिखा है, दूसरा अपनी बहन की शादी के लिए लिखा है, तो फॉर्मेट बिल्कुल वही रहेगा। पहले ऊपर आप एड्रेस लिखेंगे, पैडलेगंज गोरखपुर 27/3001, उसके बाद गोरखपुर, ये 2 से 3 लाइन में एड्रेस हो जाएगा, फिर एक लाइन को छोड़ के फिर से डेट लिखेंगे, जुलाई 14, यहाँ पे 2025 भी लिखेंगे, सन भी लिखेंगे। उसके बाद है डियर अजय, उसके बाद नीचे से लिखेंगे आई होप यू आर डूइंग वेल, आई हैड ए ग्रेट टाइम ड्यूरिंग माई समर वेकेशन, मुझे आशा है कि तुम अच्छा कर रहे होगे। आई हैड ए ग्रेट टाइम ड्यूरिंग समर वेकेशन, मतलब मैंने अपने जो गर्मी की छुट्टी बहुत अच्छे से बिताया। आई वेंट टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, मैं अपने दादा दादी के घर गया था। इन द विलेज, गांव में। द वेदर वाज नाइस, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। एंड आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। एंड बैडमिंटन विथ माई कजन्स, और अपने चचेरे भाई बहन के साथ बैडमिंटन और क्रिकेट खेला। वी आल्सो वेंट फॉर वॉक इन द फील्ड एंड सेट अराउंड द बोन फायर, हम बाहर टहलने भी गए और बोन फायर के चारों ओर बैठे भी, मतलब वहाँ पे बोन फायर भी किया। बोन फायर किसे कहते हैं, जब कहीं आउटडोर में जाते हैं, वहाँ पे जो आग जलाते हैं, उसके चारों तरफ म्यूजिक वगैरह, गाना वाना चलता है, डांस चलता है, अंताक्षरी खेलते हैं या फिर थोड़ा एंजॉय करते हैं वहाँ पे, उसी को बोन फायर कहते हैं। तो वही बोला, आई सेट अराउंड द बोन फायर इन द इवनिंग, और शाम को हमने बोन फायर किया, वहाँ जलाया। आई हेल्प माई ग्रैंड पेरेंट्स विथ स्मॉल टास्क, मैंने अपने दादा दादी के छोटे कामों में मदद किया। एंड रीड ए फ्यू बुक्स, और कुछ किताबें पढ़ी। इट वाज ए रिलैक्सिंग एंड फन वेकेशन, और वह मेरा बहुत ही अच्छा, आरामदायक और मज़ेदार गर्मी की छुट्टी रही, मेरी छुट्टी रही। इतना लिख के और नीचे से लिखेंगे टेक केयर अजय, मतलब यहाँ पे टेक केयर अजय नहीं रहेगा, या अजय का नाम नहीं रहेगा, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे नाम अजय का तो ऊपर लिख रहे हैं ना, टेक केयर अजय यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन टेक केयर भी लिख देंगे तो ठीक है। और यहाँ पे अपना नाम रहेगा, सॉरी, यहाँ पे
केवल आप यहाँ नेम लिख दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना रहेगा ना, तो नेम लिख के छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे अजय नहीं रहेगा, क्योंकि हमने ऊपर अजय लिखा है ना, अजय को ही तो लेटर लिख रहे हैं यहाँ पे, डियर अजय, तो नीचे अपना नाम लिखेंगे ना, तो टेक केयर लिख के उसके बाद से यहाँ पे अपना नाम रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, जो कि 2016 का पहला लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। डिफाइन एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन विथ एग्जाम्पल। ये तीसरी बार प्रश्न आया हुआ है, रिपीटेड प्रश्न है, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। ऊपर हमने उन्हें 2 बार डिटेल में पढ़ लिया है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका डिफिनेशन हो जाएगा, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन दैट रेफर्स टू समवन नॉन फिजिकल समथिंग कंसेप्चुअल दैट यू कैन प्रेफर डायरेक्टली विथ योर सेंस। यानी जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम डायरेक्टली वो नॉन फिजिकल होता है, फिजिकल उपस्थित नहीं होता, उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, और उसको अपना केवल सेंस से उसको फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में सैडनेस है, एनालिसिस हो जाएगा, गवर्नमेंट एंड एडल्टहुड etc। इसके बाद अगला प्रश्न के 37, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। जो भी यहाँ स्पेलिंग दिया है उसको फिल करना है। तो पहला है कंपार्टमेंट का, देखिए सी के बाद ओ रहेगा, कम PART, उसके बाद हो जाएगा MENT, तो OAME फिल करेंगे पहले में, नीचे यहाँ दिया हुआ है करेक्ट स्पेलिंग। दूसरा है ट्रेवल्ड का, हो जाएगा TRAVELLED, यानी AEE फिल करेंगे दूसरे वाले में। इसके बाद है प्रश्न क्या 38, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाई चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपेरिजन एज डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच। यानी जो भी डायरेक्शन दिया हुआ है ब्रैकेट में उसी के अगेंस्ट उसको चेंज करना है। तो पहला है ही इज एज वाइज एज सोलोमन, तो यहाँ पे कंपैरेटिव ब्रैकेट में लिखा है ना कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव में इसको चेंज करना है, तो नीचे से आंसर लिखेंगे। पॉजिटिव पहले जो सेंटेंस दिया है उसको एक बार लिखेंगे, लिखने का तरीका है। तो पॉजिटिव सेंटेंस दिया है ही इज एज वाइज एज सोलोमैन, तो इसको जो चेंज करके कंपैरेटिव में लिखेंगे, तो सोलोमैन वाज नॉट वाइजर देन ही इज। इसमें ये कंपैरेटिव किसे कहते हैं, जिसमें ER का प्रयोग होता है। यहाँ पे वाइज है, इसका कंपैरेटिव हो जाएगा वाइजर, WISER। इसका सुपरलेटिव हो जाएगा वाइजेस्ट, WISEST। तो कंपैरेटिव में ER जब रहेगा ना, तो यहाँ नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसलिए इसका प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि इसका भाव चेंज ना हो। यहाँ पे पॉजिटिव में ही इज एज वाइज एज सोलोमान, कि मतलब वह सोलोमान के जितना ही बुद्धिमान है वह व्यक्ति, कोई व्यक्ति है। तो यहाँ पे इसका कंपैरेटिव में देखिए भाव वही चेंज है, भाव चेंज नहीं है, सॉरी, मतलब भाव वही है सेंटेंस का, और कंपैरेटिव में लिखा गया है सोलोमान वाज नॉट वाइजर देन ही इज, यानी जो सोलोमान है वो उससे अधिक बुद्धिमान नहीं है, यानी उसी के बराबर बुद्धिमान है। बात तो वही है, तो अर्थ वही हो गया। दूसरा है सेंटेंस दिया है सम पोएट्स आर नॉट लेस ग्रेट देन टेनिसन, यानी जो कुछ जो पोएट हैं यानी कवि हैं वो टेनिसन से कम महान नहीं है। तो इसको सुपरलेटिव में बनाना है, सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस में लिखना है इसको। तो हो जाएगा टेनिसन इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स, यानी जो टेनिसन है वो सबसे महान कवि नहीं है, यानी और कवियों के बराबर ही है। तो इससे भी यानी सारे कवि बराबर हैं, टेनिसन भी उसी में आता है, इससे ये भाव निकल रहा है। दूसरे जो सेंटेंस दिया है उसमें भी देखिए यही भाव निकलेगा, सम पोएट्स आर नॉट लेस ग्रेट देन टेनिसन, यानी जो कुछ पोएट हैं वो टेनिसन से कम जो है महान नहीं है, तो यानी उसी के बराबर ही महान है। यानी सब जो कवि हैं उसमें टेनिसन भी आता है, सब बराबर महान है। तो इससे भी वही भाव निकला, पहले वाले से भी और दूसरे वाले से भी वही है, लेकिन ये चेंज हो गया सुपरलेटिव में, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट आ गया। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट होता है ना, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इसका सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग किए हैं। मुझे आशा है मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे, इसलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या 39, पंक्चुएट द फॉलोइंग पुटिंग कैपिटल लेटर्स एंड अदर पंक्चुएशन मार्क्स वेयर एवर नेसेसरी, यानी फिर ऊपर जो है जैसा आया था ना वैसा ही प्रश्न है। इसमें है पंक्चुएशन मार्क, जहाँ भी कॉमा होगा, फुल स्टॉप होगा, इन्वर्टेड कॉमा होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, जो भी जहाँ यूज करने की ज़रूरत होगी आपको यूज करना है और उसको सही करके लिखना है। जैसे एक ही में दे दिया है सेंटेंस, व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई विजिटेड द रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, राजघाट, इंडिया गेट, इतना लिखना है। तो इसमें दे दिया है सब एक में,
और इसको पंक्चुएट करना है ना, तो पंक्चुएट नीचे दिया हुआ है, देखिए। तो नीचे दिया है सेंटेंस, पहले एक सेंटेंस जो लिखा है वही लिखा है, उसके बाद एक करेक्टेड सेंटेंस नीचे लिखा है। तो इसको देखते हैं हम लोग। करेक्टेड सेंटेंस में हो जाएगा व्हेन आई वाज इन दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा कंप्लीट हुआ है, तो थोड़ा सा रुकेंगे, तो यहाँ पे कॉमा यहाँ लगाया है। उसके बाद आई विजिटेड द, मतलब जब मैं दिल्ली गया, जब मैं दिल्ली था, आई विजिटेड द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला देखा। फिर जब लाल किला के बाद फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर कुतुब मीनार। और यहाँ पे जो कुतुब मीनार दिया है ना, देखिए कुतुब मीनार जो है अलग अलग दिया है, ये एक में रहेगा और ये क्यू जो है बड़ा लेटर रहेगा। रेड फोर्ट में भी ये जो आर है बड़ा लेटर रहेगा, फोर्ट में एफ बड़ा लेटर रहेगा। इसमें देखिए छोटा छोटा दोनों में स्मॉल लेटर लिखा हुआ है। उसके बाद फिर कुतुब मीनार, उसके बाद कुतुब मीनार रहेगा, फिर कॉमा, फिर राजघाट। राजघाट में भी देखिए यहाँ पे आर स्मॉल है, जी स्मॉल है, इसको कैपिटल में लिखेंगे। एंड उसके बाद से जब लास्ट वाला जो वर्ड बच जाता है तो उसको एंड के साथ जोड़ते हैं ना, तो बीच में एंड रहेगा। एंड इंडिया गेट, इंडिया में भी आई यहाँ पे स्मॉल है तो यहाँ कैपिटल कर देंगे, जी कैपिटल स्मॉल है यहाँ पे गेट में, तो यहाँ कैपिटल कर देंगे। तो ये पंक्चुएशन रहेगा। इसमें परिवर्तन क्या क्या हुआ है, दिल्ली के बाद कॉमा यूज किए हैं, फिर आई विजिटेड द रेड फोर्ट, इसमें द आर, टी और आर को कैपिटल, रेड फोर्ट में टी को भी, आर को भी और यहाँ एफ को भी, फिर कुतुब मीनार को एक में करके क्यू को कैपिटल, इसमें राजघाट को आर और जी कैपिटल, और यहाँ एंड का यूज़ करके और फिर आई और जी को कैपिटल किया है और सब में ये कॉमा लगा है। तो ये पंक्चुएशन का यूज हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यहाँ पे फिर से सेंटेंस को करेक्ट करना है, इनकरेक्ट दिया हुआ है। दिया है पहला सेंटेंस, ही गेव मी एन एडवाइस। तो जो ही गेव मी एन एडवाइस, तो इसका जो करेक्टेड सेंटेंस हो जाएगा ही गेव मी एन एडवाइस। ये सेंटेंस है, ये करेक्टेड सेंटेंस नहीं है, जो दिया है वही है। नीचे से लिखेंगे करेक्टेड सेंटेंस, ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस, क्योंकि ये एडवाइस जो होता है सलाह, मतलब वह मुझे एक सलाह दिया। तो जब सलाह दिया तो सलाह तो गिनने वाला नहीं है, तो एन का प्रयोग नहीं होगा, उसके जगह पे ए पीस ऑफ एडवाइस का यूज करेंगे। यहाँ पे नीचे नोट में लिखा हुआ है, एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, हैंस द आर्टिकल एंड कैन नॉट बी यूज बिफोर एडवाइस। ये आपको नहीं लिखना है, केवल समझने के लिए मैंने ऐड किया है, क्योंकि यह इसको एडवाइस सलाह को गिना नहीं जा सकता है ना, तो इसलिए ए एन का प्रयोग इसके पहले नहीं होगा, ए पीस ऑफ का प्रयोग होगा। दूसरा सेंटेंस दिया है, द सेंसरीज हियर आर वेरी गुड। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना कि हियर द सेंसरीज इज रॉन्ग। जो सेंसरीज का अर्थ होता है दृश्य, तो सेंसरीज यहाँ पे आई ई एस लगा के इसको प्लूरल बनाया गया है। तो दृश्य जो होता है वो तो बहुत, जो पेड़ पौधे, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, नदी होता है, पहाड़ होता है, उस सबको मिला के एक दृश्य का है, तो ऑलरेडी प्लूरल होता है, उसको प्लूरल नहीं बनाया जाता, उसको सिंगुलर में ही यूज होता है हर जगह। तो यहाँ पे इसको जो प्लूरल नहीं बनाएंगे आई ई एस लगा के, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, द सेंसरी हियर इज़ वेरी गुड। यहाँ पे आई ई एस लगा के, वाई हटा के आई ई एस लगाया गया है, प्लूरल बनाया गया, तो प्लूरल नहीं होगा, ये सिंगुलर में ही लिखा जाएगा, वो ऑलरेडी प्लूरल में होता है। जो सिंगुलर वर्ड जो होता है इसको प्लूरल में भी वैसे ही यूज करते हैं, द सेंसरी हियर इज़ वेरी गुड। तो ये आई ई एस नहीं होगा, आर के बाद वाई होगा, सेंसरी होगा, सेंसरीज की जगह पे सेंसरी होगा, बस यही होगा। नीचे लिखा हुआ है, द सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ द वर्ड सेंसरी इज सेंसरी, यानी जो सेंसरी का अर्थ होता है दृश्य, इसका सिंगुलर भी यही होता है, प्लूरल भी यही होता है। एंड द वर्ड इज सेंसरीज इज रॉन्ग, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या परिवर्तन किया, दो जो सेंटेंस दिया हुआ था, पहला सेंटेंस था ही गेव मी एन एडवाइस, तो एन एडवाइस नहीं होगा, ए पीस ऑफ एडवाइस, ए पीस ऑफ यूज करेंगे एन की जगह पे। दूसरे में सेंसरी दिया हुआ था, इसमें केवल हम लोग सेंसरी कर देंगे, आई ई एस लगा के वाई कर देंगे, बस ये दोनों सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 41, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो ऊपर जो ऐसा प्रश्न आया हुआ था, सेम प्रश्न था ऊपर की, जो अंग्रेजी जो भाषा शिक्षण में जो लैंग्वेज गेम, जो भाषा शिक्षण होता, भाषा खेल होता है, उसका क्या उपयोग होता है, उसका इम्पोर्टेंस, महत्व बताना था। तो ये यहाँ पे भी वही आया हुआ, तो लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एज फॉलोइंग लिख के, या फिर इतना भी लिख के आप हेडिंग लिख के इसमें लिख सकते हैं, लैंग्वेज गेम्स आर एबल टू हेल्प स्टूडेंट यूज एंड प्रैक्टिस द टारगेट लैंग्वेज इन द रिलैक्स्ड वे। यानी भाषा खेल छात्रों को लक्षित भाषा का अभ्यास और उपयोग आरामदायक तरीके से करने में मदद करते हैं। आगे दिया है, द लर्नर्स अंडरस्टैंड बेटर
व्हेन दे आर एक्टिव, यानी जब छात्र सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं तो उन्हें समझने में अधिक आसानी होती है। आगे दिया है इसमें, इफ़ गेम्स आर प्रॉपरली डिजाइन, यानी अगर जो खेल अच्छे तरीके से डिजाइन किए जाएं, दे मे हेल्प इन मेकिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिवली, तो वह जो शिक्षण सीखने की जो प्रक्रिया, जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। गेम्स, आगे दिया है, गेम्स प्रोवाइड लैंग्वेज प्रैक्टिस इन ऑल द फोर स्किल्स, जो खेल चारों कौशलों, कौन कौन कौशल, नेमली जिसका नाम दिया हुआ है, इसको ऊपर करता हूँ मैं, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, यानी पढ़ना, स्पीकिंग बोलना, लिसनिंग सुनने में, और राइटिंग यानी लिखने में भाषा अभ्यास प्रदान करते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, गेम प्रोवाइड लैंग्वेज प्रैक्टिस इन ऑल फोर स्किल्स, यानी जो खेल होता है वो चारों कौशलों में पढ़ना, बोलना, सुनना और लिखना में भाषा अभ्यास, लैंग्वेज प्रैक्टिस, भाषा अभ्यास प्रदान करते हैं। तो ये हो जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 42, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड फ्रेम फोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। यहाँ पे जो नीचे पैसेज दिया हुआ है इसको पढ़ना है और यहाँ पे कोई 4 क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, यानी आपको क्रिएट करना है, बनाना, अपने तरफ से बनाना है। यहाँ पे इस हमेशा आप लोगों ने पढ़ा होगा जो पैरा दिया रहता है और उससे रिलेटेड प्रश्न दिया रहता है, लेकिन इस पैरा को पढ़ के आपको 4 क्वेश्चन अपने पास से बनाने हैं कोई भी। तो पैरा को पढ़ते हैं हम लोग। पैरा दिया है, महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869, यानी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। एट पोरबंदर, यानी एट पोरबंदर इन काठियावाड़, यानी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़ में हुआ। ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड टू गेट हिज कंट्री फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश। वह अपना पूरा जीवन गरीब लोगों को अंग्रेज़ों के चंगुल से बाहर निकालने में समर्पित किया। आगे दिया है, ही लिव्ड द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन, वह एक साधारण व्यक्ति का जीवन के तरह से अपना जीवन बिताए। वी कॉल गांधी जी एंड बापू, यानी हम उन्हें गांधी जी के नाम से बुलाते हैं और बापू के नाम से। ही इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन, वो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, वह राष्ट्रपिता है, यानी ही द फादर ऑफ आवर नेशन, वो हमारे राष्ट्र के पिता है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आप इसमें से क्रिएट करने हैं आपको। तो सबसे पहले इनका जन्म जो हुआ 2 अक्टूबर 1869, एक इसमें बना दीजिए कि उनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो पोरबंदर काठियावाड़ में 2 क्वेश्चन ये हो जाएगा, और उनको किस किस नाम से पुकारा जाता है कि ये हो जाएगा, और उनको किस नाम से जाना जाए वो क्या है, तो फादर ऑफ नेशन है। तो फादर ऑफ आवर नेशन, तो 4 क्वेश्चन हो गए। तो देखिए नीचे क्वेश्चन आप लिखेंगे अपनी तरफ से, जो बनाएंगे आंसर लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग पैसेज फ्रेम 4 क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, यानी इन पे आधारित जो 4 क्वेश्चन निम्नलिखित हैं। और फॉलोइंग लिख सकते हैं आगे आप, फॉलोइंग बेस्ड ऑन इट इज आर फॉलोइंग लिख के यहाँ पे आर फॉलोइंग आप लिख के नीचे से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, वेन वाज महात्मा गांधी बार, तो 2 अक्टूबर 1869 ना, तो उस पर एक प्रश्न बन गया। दूसरा है वेयर वाज महात्मा गांधी बार, यानी महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, तो पोरबंदर के काठियावाड़ में हुआ, तो उस पर एक प्रश्न बन गया। दूसरा, हु इज द फादर ऑफ आवर नेशन, तो महात्मा गांधी थे ना, तो हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है, तो महात्मा गांधी, इस पर एक क्वेश्चन बन गया। और चौथा है, व्हाट इज कॉल्ड ऑफ महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी क्या कहे जाते हैं, तो बापू जी कहे जाते हैं और महात्मा गांधी जी के नाम से उनको जाना जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन इस पर बन गया। और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, अगर जो आपको दूसरा क्वेश्चन बनाना है तो आप बना सकते हैं कि वो अपना जीवन की कैसा व्यतीत करते, तो कैसा व्यतीत किए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ही लिव द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन, यानी वह अपना जीवन एक साधारण व्यक्ति के जैसा व्यतीत किए। उसके बाद से वह किसके चंगुल से गरीब लोगों को बाहर निकाला, यानी देश को बाहर निकालना चाहते थे, तो ब्रिटिश के कल्चर्स ऑफ द ब्रिटिश, कल्चर्स होता है चंगुल, तो कल्चर्स ऑफ द
ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के चंगुल से बाहर निकलना चाहते थे। तो कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो कोई भी प्रश्न आप अपने मन से इसमें से आप 4 बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हैं @लेट्स लर्न शिक्षा 1, जिससे भी आपको SRTP मिलेगा। वहाँ से ज्वाइन करके आप सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषय का प्रीवियस ईयर का वहाँ पे PDF पड़ा हुआ है, और 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का मैं वहाँ पे PDF वहाँ से आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।